students, good morning to everyone. Welcome back to another video tutorial from Biology World. आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरुआत से और अच्छे तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो क्लास आपका होगा पूरा जो है आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ पूरा जो नीट का जो लेवल है वहां तक हम पूरे को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात आप यहाँ से समझ लीजिए, हम इस चैप्टर में केवल और केवल ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको जो है ये चैप्टर आपका कह रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि इसका मतलब ये इसने इस बातों को क्लियर कर चुका है कि हम इस चैप्टर में केवल और केवल ह्यूमन बींग्स के बारे में, केवल मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, उन सभी प्रोसेस, उन सभी इवेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। हालांकि आपने पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है ये आप पहले ही देख चुके हैं सेकेंड चैप्टर के माध्यम से, लेकिन थर्ड चैप्टर के माध्यम से आप केवल और केवल मनुष्यों में जनन की प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे कि आखिरकार मनुष्य जो होते हैं अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं और आखिर वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन इवेंट्स को जो है लैंगिक जनन में शामिल किया गया है, हम उन तमाम चीजों के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है ह्यूमन। तो ये बात यहाँ से स्पष्ट हो चुकी है कि जनन की प्रक्रिया आपको देखनी है, लेकिन किसमें, केवल और केवल ह्यूमन बींग्स में। यदि हम बात कर लेते हैं जनन की बात कर लेते हैं तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने जाति के अस्तित्व को कायम रखते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सा टर्म्स है, हम उन टर्म को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम जो है एक टर्म को समझने जा रहे हैं, वो टर्म है आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसे आप हिंदी में कह सकते हो लैंगिक द्विरूपता। अब आइए हम सबसे पहले इस टर्म्स को समझते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अपने ये नाम से स्पष्ट है, ये किसी लिंग विशेष की चर्चा कर रहा है। आपने पढ़ा होगा लिंग से बनता है लैंगिक, यानी कि लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नर और मादा। और आप जानते हो कि नर और मादा जो होता है उन दोनों में कुछ न कुछ ऐसी विषमताएं होती हैं जिन आधार पर हम कहते हैं कि नहीं दिस इज द मेल और दिस इज द फीमेल। तो आपको क्या होता है यहाँ पर नर और मादा दोनों में क्या होता है, एक अलग अलग रूप देखने को मिलता है। और जब लैंगिक लक्षणों के आधार पर किसी जाति के सदस्यों में हम द्विरूपताएं देखते हैं, दो रूप देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहेंगे, लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। जब हम किसी भी जाति के सदस्यों में क्या करते हैं, दो रूप देखते हैं, लैंगिक गुणों के आधार पर या लैंगिक लक्षणों के आधार पर देखते हैं, तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों में क्या होती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्यों में क्या होती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्य में भी आप दो जातियां देख सकते हैं, एक नर की जाति हो सकती है और एक मादा की जाति होती है। तो जब हम किसी भी जीव को लैंगिक गुणों के आधार पर, लैंगिक लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, नर और मादा में बांट देते हैं, तो इसी चीज को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। अब आइए जो नेक्स्ट टर्म है हम लोग उसको समझते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है, ये मनुष्य के जीवन काल की अवस्था में क्या होता है, सेकेंडरी टाइम आता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इन लक्षणों का जन्म से किसी भी मनुष्य में उपस्थिति नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्राथमिक नहीं मानते हैं। प्राथमिक हम उन अंगों को मानते हैं, उन लक्षणों को मानते हैं जो लक्षण हमें बाय बर्थ यानी कि जन्म के साथ प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, उन लक्षणों की बात करने जा रहे हैं जो लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यदि हम बात कर लेते हैं, और एक सवाल यहाँ से फिर से खड़ा होता है कि बताइए मनुष्य में क्या होता है कि लैंगिक
जो द्विरूपता देखने को मिलती है और इसके कारण जो जिम्मेवार लक्षण होता है द्वितीयक लिंगी लक्षण होता है। लेकिन ये द्वितीयक लिंगी लक्षण कब से दिखने प्रारंभ होती है? तो ये यौवना आरंभ के स्टार्टिंग पर प्रारंभ होता है दिखने को। जब आप 9th या 10th क्लास के फेज में रहे होते हैं तो उसी समय क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में द्वितीयक लिंगी लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं द्वितीयक लिंगी लक्षण होता क्या है। आपने क्या किया, मनुष्य को 2 भागों में बांटा, एक नर में और एक मादा में। लेकिन किस आधार पर आपने बांटा और जिन आधार पर आपने उसे बांटा उसी लक्षणों को हम लोग कहते हैं द्वितीयक लिंगी लक्षण। क्या कहेंगे? द्वितीयक लिंगी लक्षण। आप स्वाभाविक है, आप लोग भी भली भांति समझ रहे हैं कि हम किन लक्षणों के आधार पर नर और मादा को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो उन्हीं लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक लिंगी लक्षण कहते हैं। जैसे कि द्वितीयक लिंगी लक्षण की हम बात कर लें तो पुरुषों में, यानी कि यदि हम नर की बात कर लेते हैं तो नर में क्या होता है, आपको यौवना आरंभ पर कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि नर में क्या होता है, यौवना आरंभ पर फेशियल हेयर, जो दाढ़ी और मूछें होती हैं, उसके जो बाल होते हैं वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो है, ये जो लक्षण आप देख रहे हैं नर में, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। तो इसके साथ साथ आपको और भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो मस्कुलर ग्रोथ आपको देखने को मिलता है ना, जो नर में क्या होता है, इसी स्टेज में क्या होते हैं, मस्कुलर ग्रोथ, मांसपेशियां वृद्धि देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ जो होता है प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि जो प्राथमिक वृद्धि होती है शरीर की, यानी कि जो इसकी ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो आपको विशेष रूप से यहीं पर देखने को मिलती है। तो इन सभी लक्षणों को हम लोग शामिल करते हैं कि लक्षणों में, द्वितीयक लिंगी लक्षणों में हम लोग इसे शामिल करते हैं। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ा परिवर्तन होता है, ये बड़ा परिवर्तन होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, और खास करके हम यहाँ पर नर की बात कर रहे हैं, तो इसके शरीर में क्या होता है, जो गुनाड होते हैं, गुनाड वैसे अंग होते हैं जहां पर युग्मक बनते हैं। तो गुनाड में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और इस युग्मक निर्माण के लिए जो आवश्यक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और इसी हार्मोन के सेक्रेशन में वृद्धि के कारण आपके शरीर में, नर में क्या होता है, द्वितीयक लिंगी लक्षण देखने को मिलता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो ये क्या होता है, मेल में क्या होता है, नर के लिए द्वितीयक लिंगी लक्षण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार माने जाते हैं। अब हम इसके ठीक अपोजिट हम बात कर लेते हैं। इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है, यदि हम मादा की बात कर लेते हैं तो मादा में भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के अगेंस्ट यदि हम मादा की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक हार्मोन का स्रावन होता है, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के स्रावन में जब वृद्धि होती है या स्रावित होना प्रारंभ जब होता है तो फिर क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं या फिर हम मादा की बात कर लेते हैं, उनमें भी लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जो लैंगिक अंग होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होना, वो धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ करते हैं। इसके साथ साथ जो उनके बॉडी में जो लैंगिक अंग होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हम ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं तो इनमें विकास होना प्रारंभ होता है। और आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेमरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथि के संरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जब तक एस्ट्रोजन का स्रावन नहीं होगा तब तक क्या होते हैं, मानव मादा में स्तन ग्रंथि का विकास देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब हो गया कि एस्ट्रोजन जो हो गया फीमेल के केस में, मादा के केस में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी माना जाता है ना। इसके साथ साथ जो एक और सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है मादा में, वो होता है मासिक चक्र का प्रारंभ होना या मासिक चक्र की उपस्थिति। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब देखिए मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों को हम चरण चक्र के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राइमेट स्तनधारी और एक होता है नॉन प्राइमेट स्तनधारी। तो जिन मादा स्तनधारियों में आपको मासिक चक्र देखने को मिलता है वो होते हैं आपको प्राइमेट स्तनधारी। वो क्या होते हैं, प्राइमेट स्तनधारी होते हैं। जबकि यदि हम बात कर लेते हैं मल चक्र की बात कर लेते हैं तो जिन स्तनधारियों में आपको मल चक्र देखने को मिलता है वो होते हैं आपके नॉन प्राइमेट स्तनधारी। वो क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारी होते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि प्राइमेट के अंतर्गत 3 सदस्य मानव,
इसके साथ साथ बंदर और लंगूर, ठीक है, या बनमानुष जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन सभी की जितनी सभी प्रजातियां होती हैं वो सारे के सारे मानव, बंदर और लंगूर वो सारे के सारे आ जाते हैं आपको प्राइमेट में। बाद बाकी जो भी स्तनधारी आपको बच जाते हैं, चाहे गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, इसके अलावा डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, एलिफेंट हो गया, या जो भी अन्य कोई भी वाइल्ड वैरायटी के आपको जो भी प्राइमेट जो भी स्तनधारी आपको देखने को मिलते हैं वो आपको आ जाते हैं नॉन प्राइमेट स्तनधारी में, जिनमें आपको मध चक्र यानी कि सेक्सुअल हिट देखने को मिलता है। लेकिन मासिक चक्र में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मासिक चक्र जो होता है वो 28 से 29 दिन का होता है। वो कितने दिन का होता है, 28 या 29 दिन का होता है। यानी कि स्टार्टिंग होगा फर्स्ट डे से और वो लास्ट करेगा 28 या 29वें दिन पर जाकर के वो क्या करेगा, लास्ट करेगा। इस में जो भी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के दौरान जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, हम उसे बारी बारी से थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मासिक चक्र के शुरुआती अवस्था में 3 से 5 दिनों तक 3 से 5 दिनों तक क्या होता है, रक्तस्राव देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या फिर मेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस कहते हैं। ये क्यों सक्रिय होता है, यहाँ पर रक्तस्राव क्यों होता है, इस चीज को हम जस्ट एक सेकेंड बाद पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, जो मिड साइकिल होता है, जो मध्य दिन होता है मासिक चक्र का 14वां दिन, इस दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होते हैं। इस दिन क्या होते हैं, अंडोत्सर्ग होते हैं, यानी कि अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है। अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, बाहर आता है। और यदि ये अंडाणु यदि इस फेज में निश्चल नहीं कर पाता है तो फिर 28 से 29 दिन के बाद यानी कि अगले मासिक चक्र के प्रारंभ में रक्त के रूप में स्रावित होकर के बाहर आ जाता है, यानी कि संचारित होकर के बाहर आ जाता है। यानी कि जो अगला मासिक चक्र होगा और उसका 3 से 5 दिन तक का जो फेज होता है, उसी फेज को हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से जानते हैं। और चूंकि पिछले मंथ में जो अंडाणु बने थे वो निश्चल नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, अगले मंथ में क्या होते हैं, अगले मंथ की शुरुआत में वो फिर रक्त के रूप में संचारित होकर के बाहर आ जाते हैं। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज या फिर मेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे, मासिक प्रावस्था बोलते हैं, या फिर हम इसी को मेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो यदि किसी मादा में मान लेते हैं कि जो अगला साइकिल स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग में रक्तस्राव यानी कि मेंस नहीं देखने को मिलता है, मेंस का अभाव देखने को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले मंथ में जो अंडाणु बना था वो अंडाणु निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कर चुका है और फर्टिलाइजेशन कर चुका है, इसलिए प्रेगनेंसी का स्टेज आ चुका है। तो यदि किसी मादा में यदि मेंस देखने को नहीं मिलता है, मेंस्ट्रुएशन फेज देखने को नहीं मिलता है मासिक चक्र के शुरुआत में, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, शी इज प्रेग्नेंट। तो ये आपको कुछ परिवर्तन जो होते हैं आपको नर और मादा दोनों में अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। नर में हमने आपको विशेष परिवर्तन बताया और उसी तरह से मादा में भी कुछ विशेष परिवर्तन बताया। तो हम एक बार फिर से इन दोनों टर्म्स को रिकॉल करते हैं। हमने आपको बताया कि मानव में क्या होते हैं, लैंगिक लक्षणों के आधार पर 2 रूप देखने को मिलता है, एक नर देखने को मिलता है और एक मादा देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, ये नर है और ये मादा है, और इन्हीं लक्षणों को हम लोग कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसके बाद के जो टर्म्स हैं, जिसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, हम उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। आप में से अधिकांश बच्चे जो हमारे यहाँ पहले से ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनको ये सारा चीज डिटेल आपके पास पहले से होगा। हमने उन सारे बच्चों को ये सारा टर्म्स पहले से लिखा रखा है। लेकिन यदि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ ऐसे भी बच्चे शामिल होंगे जो बच्चे पहले कभी हमारे यहाँ नहीं पढ़े थे या फिर पढ़ भी रहे थे, तो चूंकि लॉकडाउन के कुछ जो है असर आपको दिखने लग गए थे, इसीलिए आप आना बंद कर दिए होंगे। हो सकता है कि मे भी आप नहीं लिख पाए होंगे, तो आपके लिए भी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इन तमाम नोट्स को आप वहां से लिख सकते हैं। आपको ठीक जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे में आपको एक एरो होगा, उसी एरो वाले बटन पर जब आप क्लिक कीजिएगा फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप इसे लिख सकते हैं। तो आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजर
मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कि जो मुख्य जनन घटनाएं है ना, जो मुख्य जनन घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये मुख्य जनन घटनाएं क्या होती हैं। आपने ये चीज तो पहले ही पढ़ चुका होगा कि जो भी लैंगिक जनन, जिन किसी भी जीवों में लैंगिक जनन आपको देखने को मिलता है, वहां पर आपको मुख्य रूप से 3 घटनाएं देखने को मिलती है। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, एक होता है निषेचन घटना और एक होता है निषेचन पार्श्व घटना, है ना। आपको याद होगा हमने आपको बताया था वे सभी घटनाएं जो लैंगिक जनन में निषेचन से पहले घटित होता है उसको हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटना, और वे घटनाएं जो निषेचन के दौरान घटित होता है उसको हम लोग कहते हैं निषेचन घटनाएं, और वे घटनाएं जो निषेचन के बाद घटित होता है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन पार्श्व घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला और जो बेसिक, जो मूलभूत इवेंट्स का काम करता है, जो सबसे बड़ा इवेंट्स होता है और इसका होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि ये इवेंट्स नहीं होगा तो बाद में की जितने भी लैंगिक जनन के इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको हम लोग आधार मानते हैं, इसको हम लोग यूनिट मानते हैं, इकाई मानते हैं। इसमें जो पहला जो घटना है वो है आपका युग्मक जनन, वो है आपका युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है आपने पढ़ा होगा। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। युग्मक बनने की प्रक्रिया को, गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा युग्मक बनते कहाँ हैं, युग्मक बनते हैं गोनाड में। युग्मक कहाँ बनते हैं, गोनाड में बनते हैं। गोनाड क्या होता है, गोनाड शरीर का वह भाग होता है, शरीर का वह अंग होता है जहां पर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसीलिए गोनाड वह पार्ट्स कहलाता है ना, जहां पर युग्मक बनते हैं। तो गोनाड जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। नर गोनाड, पहला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नर गोनाड कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं मादा गोनाड, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल गोनाड और दैट इज कॉल्ड एज मेल गोनाड। मेल गोनाड हम लोग किसे कहते हैं, वृषण को कहते हैं। किसे कहते हैं, वृषण को कहते हैं, यानी कि टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। और जो मादा गोनाड होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी कहते हैं। तो आप जानते हैं युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और युग्मक के बारे में आप पहले से ही जान रखे हैं, आप सभी को पता है। युग्मक एक प्रकार की जो होती है अगुणित कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड सेल होता है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एक सामान्य सेल के रिस्पेक्ट में एक सामान्य कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। इसलिए आप युग्मक को क्या मानते हैं, एक अगुणित कोशिका मानते हैं। इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो युग्मक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, और जो दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक। इसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक हम लोग कहते हैं शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को। नर युग्मक किसे कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं यानी कि स्पर्म को कहते हैं। और जो मादा युग्मक होता है वो कहलाता है अंडाणु, वो अंडाणु यानी कि ओवम, दिस इज कॉल्ड एज ओवम। और एग क्या कहते हैं, एग। तो आपने जाना युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक का जो निर्माण होगा वो नर गोनाड में होगा, और मादा युग्मक का जो निर्माण होगा वो मादा गोनाड में होगा। स्पर्म जो है टेस्टिस में बनेंगे, और अंडाणु जो है यानी कि ओवम जो है ओवरी में बनेगा। ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया, युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग युग्मक जनन करते हैं। एक थोड़े से स्टैंडर्ड भाषा में यदि आप कहना चाहें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा कि गोनाड में युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, युग्मक जनन करते हैं। हाँ, आप लोग तो ये भी जानते हैं कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है।
क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हमेशा आपस में अंतर संबंधित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं युग्मक एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो एक सामान्य कोशिका की अपेक्षा, जनक कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। और हमेशा ऐसी कोशिकाओं का निर्माण यानी कि अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। इसलिए युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों हमेशा आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो जो पहला मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है जो कि इकाई का काम करता है, लैंगिक जनन की इकाई कहलाती है और ये एक आधारभूत घटना होती है। इसके बिना लैंगिक जनन में आगे का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, आगे का इवेंट्स हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस घटना को हम लोग बहुत ही मूलभूत घटना के नाम से, एक बेसिक इवेंट्स के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने देखा युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, युग्मक दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब है युग्मक जनन भी दो प्रकार के ही होंगे। जो पहला युग्मक जनन का जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में हम लोग उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ध्यान रखिए ये जो इंग्लिश वाले टर्म हैं वो इंग्लिश वाले टर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस बार भी देखा होगा आपके एग्जाम में युग्मक जनन ना पूछ करके गैमेटोजेनेसिस ही पूछा गया होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंग्लिश वाले टर्म है उस पर आपको मोर फोकस करना है। तो शुक्राणु जनन को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस तरह से आपने देखा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसको बदल देंगे इस अनुसार से नर युग्मक के आधार पर। तो जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहते हैं और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन कहलाएगी। और स्वाभाविक नेचुरली ये कहाँ बनेगा? वृषण में बनेगा। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन कहलाएगी। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी? तो नर गोनाड वृषण में होगी। कहाँ होगी? नर गोनाड वृषण में होगी। ये प्रक्रिया कहाँ होगी? तो वृषण में होगी, है ना। और आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि ये कहाँ होगा? गोनाड में होगा। ये कहाँ होगा? गोनाड में होगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन कहाँ होगा? वृषण में होगा। आइए हम दूसरी बातों को जानते हैं। एक है आपका अंडाणु जनन। जो युग्मक जनन का दूसरा प्रकार है दैट इज कॉल्ड एज अंडाणु जनन। और अंडाणु जनन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं oogenesis। oogenesis या oogenesis दोनों रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु जनन। और ये प्रक्रिया मादा गोनाड अंडाशय में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? मादा गोनाड अंडाशय में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मादा गोनाड अंडाशय में होती है। ध्यान रखिएगा। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन। आइए जो अगला जो टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरा प्रक्रिया होता है, जो दूसरा मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन, यानी कि अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। अब देखिए आपको तो ये पता है कि जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी प्राणी है, यानी कि इनके नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक जो होता है दोनों का निर्माण भी अलग अलग होता है। अब निषेचन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है कि दोनों एक दूसरे के पास हो, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हो? एक दूसरे के पास हो। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? या तो नर युग्मक को मादा तक या फिर मादा युग्मक को नर युग्मक तक स्थानांतरित होना होगा। लेकिन आप जानते हैं पहले से कि नर युग्मक सामान्यतः छोटा लेकिन गतिशील होता है, मादा युग्मक बड़ी लेकिन स्थिर होती है। इसलिए सामान्यतः नर युग्मक को ही गति करना होता है मादा युग्मक तक। और इस प्रक्रिया में हेल्प करता है मनुष्य का जो नर साथी होता है, जो नर पार्टनर होता है, वो अपने माध्यम से मादा जनन पथ में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु को स्थानांतरित करता है, यानी कि सीमेन को ट्रांसफर करता है। तो ये क्या कहलाता है? वीर्य सेचन क्या होता है? वीर्य सेचन होता है नर द्वारा, है ना, नर द्वारा शुक्राणु अर्थात सीमेन को क्या करना? मादा जनन पथ में स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना, इसी को हम लोग कहते हैं वीर्य सेचन। नेचुरली जब तक शुक्राणु मादा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक निषेचन की प्रक्रिया तो हो नहीं पाएगी। इसलिए शुक्राणुओं का स्थानांतरण बहुत ही जरूरी है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके। अब जो अगला जो टर्म है वो टर्म है आपका थर्ड टर्म है निषेचन,
जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब आप पहले से ही जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जब आपस में संलयन होता है, दोनों जब आपस में कंबाइन होकर के एक होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम, है ना। स्पर्म और ओवम शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जो संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। आइए, जब निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, उसके बाद जो होगा सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो होता है आपका क्लीवेज। अब हम क्लीवेज की बात कर लेते हैं। क्लीवेज को हम लोग हिंदी में विभेदन कहते हैं, हालांकि विभेदन आपको नहीं पढ़ना है, आप क्लीवेज नाम से ही इसको पढ़िए। क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, हम जरा सा इन टर्म्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इक्वेशन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको देखेंगे। आइए, आप जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो नरयुग्मक होता है और जो अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है। दोनों का निर्माण भले ही अलग अलग शरीर में होता है, लेकिन निषेचन के लिए आवश्यक होता है कि दोनों एक दूसरे के पास पास हो। तो शुक्राणु क्या हुआ है, यहाँ पर अंडाणु तक पहुंच चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, विसर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से कहाँ पहुंच चुका है, अंडाणु तक पहुंच चुका है। और इन दोनों युग्मकों का जब आपस में फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब हुआ यहाँ पर संलयन, दोनों का आपस में जुड़ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, और इसके फ्यूजन के ठीक बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। हिंदी में हम लोग इसी को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। जायगोट एक ऐसी संरचना होती है जो निषेचन के ठीक बाद बनता है, जो निषेचन के ठीक बाद बनता है। इसलिए और आपको ध्यान भी रखना है, यदि आपसे पूछा भी जाए कि बताइए निषेचन के ठीक बाद बनने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है, वो जायगोट होती है, यानी कि युग्मनज होता है। और आपको तो पता ही है, तो जो जायगोट होता है वो एक कोशिकीय अवस्था होती है, यानी कि इसमें शुरुआती अवस्था में केवल और केवल कोशिका की संख्या जो होती है वो एक होती है, और ये एक कोशिकीय अवस्था होती है। फिर देखिए जायगोट से क्या होता है, जायगोट से भ्रूण बनता है। जायगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रायो बनता है। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। लेकिन इस दौरान जब कोशिका की संख्या एक रही थी, तो धीरे धीरे कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिका की संख्या जो होती है बढ़ती जाती है। लेकिन अब सवाल आता है, आपके पास दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, आप जानते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। जो भी आपको विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपको दो प्रकार के कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, एक समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो जायगोट में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है आपके लिए, कि अर्धसूत्री विभाजन जब कभी भी होगा तो वो युग्मक जन्म के दौरान ही होगा। बाद बाकी शरीर के किसी भी भाग में, शरीर की किसी भी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। जो कोशिका जनन की प्रक्रिया में भाग लेगा, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेगा, उन्हीं में केवल अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाद बाकी कहीं नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जायगोट में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी वो कौन सी प्रक्रिया होगी, समसूत्री विभाजन होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी, समसूत्री विभाजन होगी। और चूंकि इस दौरान क्या होता है, भ्रूण बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, भ्रूण बन रहा होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव। भ्रूण प्लस उद्भव, संधि विच्छेद कर दीजिए इसको, भ्रूण प्लस उद्भव। भ्रूण के उद्भव की प्रक्रिया को, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहेंगे। तो पूछेगा, बताइए भ्रूणोद्भव जो होता है उसका विकास किस संरचना से होता है, तो जायगोट से होता है। किससे होता है, जायगोट से होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 2-3 से टर्म से आपको ध्यान रखना होगा, जायगोट से भ्रूण बनेगा, जायगोट में समसूत्री विभाजन होगा, भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया जायगोट से प्रारंभ से होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जायगोट में समसूत्री विभाजन हो रहा है,
इसी संकुचित विभाजन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। इसी संकुचित विभाजन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। जिस समय जायगोट में संकुचित विभाजन की प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है, रैपिडली ग्रो करता है और भ्रूण निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा होता है, भ्रूण निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 5 नंबर में, 5 नंबर का जो इवेंट्स है, जो 5th इवेंट है आपका, वो है आपका भ्रूणोद्भव। वो आपका क्या है, भ्रूणोद्भव है, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस। वो अगला जो आपका मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। और हाँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हम आपको इवेंट्स बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, यानी कि नंबरिंग करके बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो दूसरा इवेंट्स हमने लिखा है वो पहले के बाद ही होगा, जो आपको हमने 5वां इवेंट्स लिखा है वो चौथे के बाद ही होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हम आपको एक क्रम बता रहे हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए भी पूछ दिया जाए तो बताइए इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो आपको फिर ये क्रम ध्यान रखना होगा। जब तक युग्मक जनन नहीं होगा, जब तक शुक्राणु नहीं बनेगा, जब तक अंडाणु नहीं बनेगा, तब तक निषेध भी नहीं होगी, और जब निषेध नहीं होगा तो भ्रूणोद्भव भी नहीं होगा। स्वाभाविक बात है। इसलिए ये जो हम आपको इवेंट्स दिखा रहे हैं, ये इवेंट सिलसिलेवार तरीके से है, क्रमबद्ध तरीके से है। आप इसको ऊपर नीचे करके ऐसे नहीं याद कीजिएगा, आप इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। और हाँ, इस लेक्चर के माध्यम से आज हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप से इस पूरे चैप्टर को हम एक बार रीड कर जाते हैं, फिर हम बाद में प्रत्येक टॉपिक का डिटेल पढ़ेंगे। तो भ्रूणोद्भव किसको रेफर करता है, भ्रूणोद्भव जो होता है भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को, है ना। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि बताइए भ्रूणोद्भव के दौरान कौन सी कोशिका विभाजन होती है, तो समसूत्री विभाजन होती है। आइए, जो नेक्स्ट मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो है आपको भ्रूणोद्भव के बाद है आपका भ्रूण बन चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में जाकर के चिपक जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतररोपण। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतररोपण कहेंगे। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे, है ना। अब देखिए क्या होता है, जब भ्रूण बन जाता है, लेकिन भ्रूण बनने के दौरान कुछ और भी स्टेज होते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं। जब भ्रूण में कोशिका की संख्या 8 से 16 होती है, 8 से 16 होती है, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं मोरूला। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मोरूला। और इसके बाद एक अवस्था बनती है जिस अवस्था को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कोरकपुटी। क्या कहते हैं, कोरकपुटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से जाकर के अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतररोपण। इसका मतलब ये हुआ, जब तक अंतररोपण की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि जो गर्भावस्था है, जो गर्भ है वो ठहर चुका है ना। तो जब गर्भाशय की दीवार से भ्रूण जुड़ जाए तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अंतररोपण कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको यदि हम गर्भाशय की दीवार मान लेते हैं, है ना, यदि आप गर्भाशय की दीवार इसे मान लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, और यहाँ से जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब अटैच होते हैं, ठीक है। और इस ढंग से तो ब्लास्टोसिस्ट बनते हुए क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जायगोट जो है विभाजित होते हुए आ रहा होता है, और जब जायगोट गर्भाशय के समीप आता है तो फिर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में आ जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होते हैं, गर्भाशय की दीवार से के साथ चिपक जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंतररोपण। अब देखिए अंतररोपण हो चुका है, इसके बाद जो होगा आपका वो होगा आपका अंतररोपण के ठीक बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपको गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तब ये क्या होता है, 3 स्तर के साथ विभेदित हो जाता है। और ये तीनों जो स्तर होते हैं, एक होता है आपका एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, और तीसरा होता है इंडोडर्म। ये तीनों स्तर के साथ ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, यानी कि गैस्ट्रुला जो बनने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। सबसे बड़ी जो स्तर होती है
उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। बीच वाला जो स्तर होता है उसको कहेंगे हम लोग मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर का स्तर होगा दैट इज कॉल्ड एज इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके शरीर का जो विकास हुआ है, आपका जो शरीर आपको दिख रहा है आज, उसका निर्माण इसी तीनों जनन स्तर से हुआ है, इसी तीनों जनन स्तर से हुआ है। इसीलिए इन तीनों जनन स्तर को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जनन स्तर। क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन स्तर कहते हैं, यानी कि प्राइमरी जनरल लेयर कहते हैं। एक्टोडर्म से आपके शरीर का सबसे बाहरी भाग बना है, शरीर का जो मध्य भाग है उससे उसका निर्माण मेसोडर्म से हुआ है, और जो शरीर के सबसे आंतरिक अंग है, जो विजुअल ऑर्गन है, उसका निर्माण किससे हुआ है? एंडोडर्म से हुआ है। और इन्हीं तीनों जनरल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन स्तर। जब अंतररोपण की प्रक्रिया हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट एक विशेष संरचना में कन्वर्ट होता है। तब क्या होता है? यहाँ पर गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, और जिसमें गैस्ट्रुला बनता है, 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया युग्मक बनने की प्रक्रिया, युग्मक जनन, फिर इसके बाद बताया शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अंडाणु जनन, और फिर क्या होता है? जब नर के द्वारा सीमेन को यानी कि शुक्राणु को मादा जननपथ में स्थानांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विभेदन। और फिर जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। निषेचन के ठीक बाद बनता है जायगोट। जायगोट में क्या होता है? जो समुद्री विभाजन की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। जायगोट से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणरोधन कहते हैं। और अंतरोपण में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट यानी कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना होता है, और उसके बाद होता है गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन हो जाता है उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है हम इन टर्म को भी समझते हैं यहाँ से। वही आठवां जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है आपका प्लेसेंटेशन। है ना प्लेसेंटेशन। अब आइए, अपने नाम से स्पष्ट है, प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। आइए, जो मादा का गर्भाशय होता है, मादा का गर्भाशय और जो शिशु होता है, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए कि जो शिशु होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से, नाभि नाल के माध्यम से गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसको हम लोग कहते हैं नाभि नाल। क्या कहते हैं? नाभि नाल। हालांकि इस डायग्राम को आप आने वाले टॉपिक्स में और अच्छे से पढ़ोगे, और ये पार्ट क्या होता है? गर्भाशय। लेकिन उस दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब देखिए, प्लेसेंटा मां के गर्भाशय और शिशु के बीच का योजक कड़ी होता है। क्यों योजक कड़ी होता है? शिशु को मां के गर्भ से जोड़ने का जो काम होता है प्लेसेंटा करता है। अब आइए देखिए, शिशु एक सजीव है, इसका मतलब है कि इसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसके शरीर में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है। इसके शरीर में भी अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उसको शरीर से बाहर निकालना है। इसको भी पोषण चाहिए, पोषण देना है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। बिटवीन मदर एंड फीटस प्लेसेंटा जो होता है मां और शिशु के बीच का कड़ी होता है ना। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्या कहेंगे? प्लेसेंटेशन। अब आइए, जब प्लेसेंटा बन चुका है उसके बाद जो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं कि प्लेसेंटा बन चुका है, अब क्या होगा? ऑर्गन का निर्माण होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, यानी कि अंग निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना। अंग निर्माण, विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगतंत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और अभी जस्ट हमने आपको बताया
तीन प्राथमिक जन्म स्तर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों जन्म स्तर से क्या होता है, संपूर्ण शरीर का विकास होता है। जो अंग, ऑर्गन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंग, जो अंग निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है जन्म स्तर से ही। तो जन्म स्तर से अंग के निर्माण की प्रक्रिया को, जन्म स्तर से अंग के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब अंग बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसको विकसित होने में भी समय लगता है, भ्रूण को विकसित होने में समय लगता है, और इसी समय को हम लोग कहते हैं गर्भावधि। क्या कहते हैं, गर्भावधि। आपको पता है कि मानव मादा में जो गर्भावधि काल होता है वो होता है 270 से 280 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 270 से 280 दिन का होता है, यानी कि 9 महीने का होता है। कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। तो गर्भावधि मानव मादा में जो भ्रूणीय विकास की जो संपूर्ण अवधि होती है, मानव मादा में भ्रूणीय विकास की जो संपूर्ण अवधि होती है उसी को हम लोग कहते हैं गर्भावधि काल। यानी कि मानव मादा में इसका जो गर्भावधि काल होगा 270 से 280 दिन का होगा। अब आइए, जब संपूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है, भ्रूण बन चुका है, भ्रूण का विकास हो चुका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा सबसे अंत में प्रसव की प्रक्रिया, यानी कि पार्चुरेशन। सबसे अंत में क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, है ना। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन किसे कहते हैं, तो मानव मादा के गर्भाशय से बच्चे यानी कि शिशु के जन्म होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम मदर्स यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। शिशु के जन्म होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और उसके ठीक बाद जो सबसे लास्ट का जो इवेंट होता है वो कहलाता है दुग्ध स्रवण। वो क्या कहलाएगा, दुग्ध स्रवण, यानी कि लैक्टेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैक्टेशन कहेंगे। लैक्टेशन क्या होता है, जब शिशु का जन्म हो जाता है, गर्भाशय से शिशु बाहर आ जाते हैं, तब मानव मादा के स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित होता है ताकि बच्चे को पोषण मिल सके, और इसी मानव स्तन ग्रंथि में दूध के जो स्रावन की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, दुग्ध स्रवण करते हैं। क्या करते हैं, दुग्ध स्रवण करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम टर्म्स को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। आप देखिए, हमने आपको बताया है युग्मक जनन, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन, दूसरा है शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, तीसरा है अंडाणु जनन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन। इसके बाद आपका वीर्यसेचन, नर के द्वारा वीर्य को, सीमेन को, शुक्राणु को मादा जननपथ में ट्रांसफर करना। वीर्यसेचन, दोनों के आपस में संलयन की प्रक्रिया, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेध कहलाती है। क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है, जो जायगोट बनता है उस जायगोट में संसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और फिर भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्गम कहेंगे। और उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो अंतरोपण, अंतरोपण जब हो जाएगा तो फिर गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब हुआ कि ब्लास्टोसिस्ट का 3 जनरल लेयर के साथ, 3 जनरल स्तर के साथ विभेदित हो जाना। इसके बाद प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया, प्लेसेंटेशन, अंग के निर्माण की प्रक्रिया, ऑर्गेनोजेनेसिस, और पूरा जो भ्रूणीय विकास की अवधि होती है उसको गर्भावधि। और उसके बाद फिर क्या होगा, प्रसव। प्रसव का मतलब ये हुआ शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया को प्रसव। और जब शिशु का जन्म हो जाएगा तो इसको पोषण देने की जो प्रक्रिया है वो है यहाँ पर दुग्ध स्रवण। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम चीजों को, इन तमाम टर्म्स को, इन तमाम महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स को, इन तमाम जो महत्वपूर्ण आपका इवेंट्स है, जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को आप समझ चुके होंगे, है ना। तो आप इन सभी घटनाओं को एक बार फिर से अपने माध्यम से रिकॉल कर लें ताकि आपका क्या हो सके, ये फिर से आपके मेमोरी में लंबे समय तक मेंटेन रह सके। और हाँ, जो बच्चे अभी नहीं लिखे नोट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे नोट्स को लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों को आप समझ चुके होंगे। और अभी भी यदि आप किन्हीं बच्चे को कहीं से डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन टर्म्स में आपको डाउट लग रहा है हम आने वाले लेक्चर में हम उसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।